15 नवंबर 1967 की बात है। रॉजर कार्बरी नाम का यह आदमी अमेरिका के पॉइंट प्लेजेंट में रहता था। एक बार रॉजर अपने 3 दोस्तों के साथ कार लेकर रात में कहीं जा रहा था। तभी रॉजर को सड़क के बीचों बीच एक विशाल पक्षी नजर आता है। कार की लाइट उस पक्षी पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उस पक्षी की आंखें काफी लाल नजर आ रही थी। वो पक्षी साइज में काफी बड़ा था। उसके पंख लगभग 10 फीट चौड़े थे और वो पक्षी 7 से 8 फीट लंबा था। ये देखकर सभी दोस्त डर गए और वो तुरंत ही अपनी कार लेकर वहां से भाग गए। रॉजर तुरंत ही पुलिस स्टेशन आया और पुलिस को इस घटना के बारे में बताया। बाद में रॉजर ने कहा कि जब हम गाड़ी लेकर वहां से आ रहे थे तो वो पक्षी हमारी गाड़ी के ऊपर था। वो हमारे साथ उड़ रहा था क्योंकि उसके पंखों की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। बाद में पुलिस ने उस पक्षी की काफी खोज की, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन इस पक्षी की घटनाएं उस एरिया में बढ़ती ही जा रही थी। कई लोग ये दावा करते थे कि रात में हमने उस पक्षी को देखा है, लेकिन वो पक्षी था या कुछ और, ये किसी को नहीं पता। और बाद में उसको नाम दिया गया मॉथमैन। अगले 1 साल तक मॉथमैन को देखने का कई बार दावा किया गया, लेकिन 1967 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पॉइंट प्लेजेंट में एक पुल था। 15 दिसंबर 1967 की शाम 4 बजे ये पुल गिर गया। उस समय पुल पर काफी गाड़ियां थी। वो गाड़ियां नीचे दरिया में गिर गई, जिसकी वजह से 46 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन पुल गिरने के बाद एक तस्वीर काफी वायरल हुई। इस तस्वीर के अंदर वही पुल नजर आ रहा है, लेकिन इस पुल के ऊपर कोई बैठा नजर आ रहा है। इस तस्वीर को पुल गिरने से कुछ समय पहले ही लिया गया था। बाद में लोगों ने यह दावा किया कि यह मॉथमैन ही है जिसने इस पुल को गिराया है। जब यह तस्वीर पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने उस एरिया में मॉथमैन को काफी खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इस घटना के बाद अमेरिका में मॉथमैन को कभी नहीं देखा गया, लेकिन 1978 में मॉथमैन को जर्मनी में देखा गया। जर्मनी की एक कोयला खदान में 22 लोग काम कर रहे थे। उस खदान में काफी अंधेरा था। तभी उन लोगों को लाल आंखें नजर आई। उन लोगों ने जब टॉर्च जलाई तो उनके सामने मॉथमैन खड़ा था। ये देखकर वो सभी लोग डर गए और भागने लगे। ये लोग भागकर उस खदान से बाहर आ गए, लेकिन तभी उस खदान में एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन बाद में यह पता चला कि पूरी खदान ढह चुकी है। इन 22 लोगों ने यह दावा किया कि वो मॉथमैन ही था और उसी ने इस खदान को ढाया था। इस घटना के बाद जर्मनी में भी मॉथमैन फेमस हो गया, लेकिन बाद में उसे कभी नहीं देखा गया। मॉथमैन की ये कहानियां सच है या झूठ, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन यदि आप अमेरिका के पॉइंट प्लेजेंट में जाएंगे तो यहाँ पर मॉथमैन के बहुत से स्टैचू आपको नजर आएंगे। यहाँ रहने वाले लोग मॉथमैन को सच मानते हैं। नंबर 2, दर्शन थोकुदीपा के बारे में आपने खबर पढ़ी होगी। दर्शन ने अपने एक बहुत बड़े फैन की हत्या कर दी और उसी जुर्म में दर्शन अभी जेल में है। ये केस काफी अलग है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में इसे समझाऊंगा। दर्शन को तो आप जानते ही होंगे, ये कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार है। इन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इस घटना की शुरुआत कुछ समय पहले होती है। दर्शन थोकुदीपा शादीशुदा है और इनकी पत्नी का नाम है विजय लक्ष्मी। दर्शन का एक बेटा भी है, लेकिन फिर भी दर्शन पवित्रा गौड़ा नाम की एक एक्टर को काफी पसंद करता था। पवित्रा गौड़ा कन्नड़ फिल्मों में काम करती है, लेकिन इन दोनों की ये खबर जब मीडिया में आती है तो दर्शन के फैन 2 भागों में बढ़ जाते हैं। कई लोगों का ये मानना था कि पवित्रा गौड़ा दर्शन की शादीशुदा जिंदगी को खराब करना चाहती है। वो लोग पवित्रा के बारे में गलत कमेंट करते थे और इन्हीं लोगों में शामिल था रेणुका स्वामी। रेणुका 33 साल का था और ये चतुर्दुर्गा में रहता था। रेणुका मेडिकल स्टोर पर काम करता था, लेकिन रेणुका दर्शन का बड़ा फैन था, इसीलिए उसको पवित्रा पसंद नहीं थी। और एक दिन रेणुका ने पवित्रा के पोस्ट पर कमेंट किया। इस कमेंट में रेणुका ने
पवित्रा को बुरा भला कहा। वैसे तो रेणुका ने पवित्रा की बहुत सारी पोस्ट पर कमेंट किए थे, लेकिन एक बार पवित्रा ने रेणुका को रिप्लाई कर दिया और इस तरह दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच क्या बात हुई ये तो नहीं पता, लेकिन पवित्रा रेणुका पर काफी गुस्सा थी और बाद में पवित्रा ने ये बात दर्शन को बताई। वैसे तो रेणुका स्वामी दर्शन का फैन था, लेकिन दर्शन को ये बात पसंद नहीं आई कि रेणुका पवित्रा को भला बुरा कहे। दर्शन ने अब सोच लिया था कि वो रेणुका से बदला लेगा और इस काम के लिए दर्शन ने काफी लोगों को पैसे भी दिए ताकि वो लोग रेणुका को पकड़कर उसके पास ला सके। इधर रेणुका स्वामी मेडिकल स्टोर पर काम करता था, इसीलिए वो हर रोज मेडिकल स्टोर जाता था। लेकिन इसी महीने 8 जून को रेणुका को किसी ने किडनैप कर लिया और चतुर्दुर्गा से रेणुका को 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु ले गए। वहां पर रेणुका स्वामी को एक घर में रखा गया। कहा तो ये भी जाता है कि वहां पर दर्शन भी मौजूद था। वहां पर दर्शन रेणुका के साथ क्या कुछ करता है ये तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अगले दिन रेणुका स्वामी की बॉडी बेंगलुरु के एक नाले में पड़ी मिली और बाद में पुलिस ने इस मामले की जांच करनी शुरू की। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी कि 10 जून को 3 लोग थाने में आते हैं। वो लोग पुलिस को कहते हैं कि हम ही ने रेणुका स्वामी की हत्या की। उन लोगों ने इसकी वजह बताई कि रेणुका स्वामी में हम लोग पैसा मांगते थे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया और इसीलिए हमने उसकी हत्या कर दी। पुलिस को कुछ गड़बड़ लगा और पुलिस ने उन तीनों को अलग बैठाकर पूछताछ की। बाद में पुलिस को यह पता चला कि तीनों के बयान आपस में नहीं मिल रहे हैं, यानी कि ये तीनों लोग झूठ बोल रहे हैं। बाद में पुलिस ने उन तीनों से उनका फ़ोन लिया और फ़ोन को चेक किया। फ़ोन में पुलिस को यह पता चला कि ये तीनों लोग पिछले कुछ दिनों से एक नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं। जब उन नंबरों को चेक किया गया तो वो नंबर दर्शन थोगुदीपा के थे। पुलिस सब कुछ समझ चुकी थी, इसीलिए पुलिस ने उन तीनों से सख्ती से पूछताछ की। इस पूछताछ में वो तीनों सच बोल लेते हैं। वो तीनों बताते हैं कि इस मामले में 17 लोग शामिल हैं और ये सभी लोग दर्शन के लिए काम कर रहे थे। इन तीनों लोगों ने बाद में बताया कि दर्शन ने हमें 5-5 लाख रुपए दिए ताकि रेणुका स्वामी की हत्या के जिम्मेदार हम लोग बन जाएं। बाद में ये भी पता चला कि इस घटना को अंजाम देने के लिए दर्शन ने प्रदास नाम के एक आदमी को 30 लाख रुपए दिए। इसके पास पैसे तो काफ़ी थे, लेकिन अकल एक टके की नहीं थी, क्योंकि जब किसी आदमी को लोग जानने लग जाते हैं तो उसके बारे में लोग बुरी बातें करते हैं। उसको कभी तारीफ सुननी पड़ती है तो कभी बुराई सुननी पड़ती है, यहाँ तक कि लोग प्रधानमंत्री को भी बुरा भला बोलते हैं। लेकिन ये इतनी सी बात ये आदमी नहीं समझ पाया। ये केस अदालत में चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। नंबर 3, 1988 की बात है। चाइना का रहने वाला सू विफिंग नाम का यह आदमी अपने घर के बाहर खड़ा था। सू के घर के पास से एक नदी बहती थी। सू ने जब नदी की तरफ देखा तो एक लड़का उस नदी में डूब रहा था। ये देखकर सू तुरंत ही वहां से भागा और उस लड़के को पकड़कर नदी से बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। लेकिन इस घटना के 30 साल बाद यानी कि 2018 में फिर से कुछ ऐसा ही हुआ। सू जब अपने घर के बाहर खड़ा था तो उसी नदी में एक और लड़का उसी तरह डूब रहा था। वैसे तो सू काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन इसे अच्छी तरह तैरना आता था। सू नदी के अंदर जाकर उस लड़के को बचा लेते हैं और बाद में उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में सू को यह पता चलता है कि अभी जिस बच्चे को मैंने बचाया है ये उस आदमी का बेटा है जिसको मैंने 30 साल पहले उसी नदी से बचाया था। यानी कि सू ने 30 साल पहले उस बच्चे के बाप को बचाया और 30 साल बाद उसके बेटे को। ये दुनिया का सबसे अनोखा संयोग था। नंबर 4, ये आदमी जियो गेसर नाम का एक गेम खेल रहा था। इस गेम में ऐसा होता है कि आपको दुनिया की किसी भी लोकेशन पर छोड़ दिया जाता है और बाद में आपको ये पता लगाना है कि आपकी ये लोकेशन कहाँ है। जब इस आदमी को इस तरह छोड़ा गया तो ये अपनी लोकेशन खोज रहा था।
लेकिन वहां पर इस आदमी को एक और आदमी नजर आता है जो हूबहू इसी की तरह दिख रहा था। दोनों की टी शर्ट एक जैसी थी और दाढ़ी का कलर भी एक जैसा। अब आप कुछ ऐसी ही तस्वीरें देख लीजिए जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।